हाँ, सभी को जय हिंद भैया। चलो क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करो। सर जी आज पीएटी, अरे पीएटी का ही पढ़ेंगे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा टेक्निक चेंज किया है, आपका थोड़ा जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्लियर। इसलिए 5 मिनट हम लोग जो है थोड़ा सा जीके की ओर मुड़ जाते हैं। हाँ, हर्ष पाटीदार जी सी, प्रजापति जी सी, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जो है वो कई अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। कई लोग पीएटी की तैयारी कर रहे हो, सीपीएटी की, बीएचयू की, कोई जीआरएफ का भी कर रहा है, क्लियर। कोई एसएडीओ, आरईओ, एडीए, एडीओ, डिफरेंट टाइप की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हर चीज़ जरूरी है जीवन में। हाँ, रविंद्र ठाकुर जी सी, खुशी जी ने बोला सी, वर्मा जी जय हिंद, आंसर दो वर्मा जी। राजपूत जी सी, वर्मा जी सी, बिल्कुल फटाफट आंसर आने दो। चलो ठीक। तो यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की इकाई है। डीएनए की यूनिट क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने पुराने लेक्चर्स जब दिए थे तो उसमें भी आपको बताया था कि डीएनए की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिख रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला आपको आंसर दिख रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है तो आप सभी ने पिछले लेक्चर, कल ही शायद परसों, क्लियर, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। और ये किसकी इकाई है तो ये है कार्बोहाइड्रेट की। आप सभी को पता है भैया किसकी यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। फिर ये जो वसी अम्ल है ये किसकी इकाई है तो फैट, या फिर आप क्या बोल सकते हो लिपिड्स, क्लियर। फैट या लिपिड्स इसकी इकाई क्या होती है, ये है फैटी एसिड या वसी अम्ल, क्लियर। और एमिनो एसिड जो होती है ये होती है प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की यूनिट होती है। तो बचा हुआ आपके पास एक आंसर है, ये है न्यूक्लियोटाइड। तो जिन्होंने भी सी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आया ना समझ में। हाँ कन्नौजी जी किसी की भी तैयारी करो, नॉलेज नॉलेज होता है, नॉलेज लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्लियर। बिकॉज नॉलेज इज नेवर एंड, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मैं अधिकतर बोलता हूँ बच्चों को जो भी मेरे से जुड़ते हैं, चाहे वो मेरे सीनियर हो, जूनियर हो या फिर मेरे स्टूडेंट हो, सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, नॉलेज इज नेवर एंड। कहीं ना कहीं जीवन में ज्ञान आपके काम में आने वाला है। तो जहाँ से भी मिलो ज्ञान आपको, वहाँ से समेटने की कोशिश करो। चलो ठीक है। हाँ, सी वाला आंसर पाटिल जी ने भी दिया है, रितेश गुप्ता जी ने भी सी दिया, यादव जी ने भी बोला है सी, बिल्कुल करेक्ट। चलो ठीक। तो चलते हैं थोड़ा सा डीएनए के बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है डीएनए। डीएनए के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 अणुओं से मिलकर बनता है डीएनए। तो डीएनए में 3 अणु कौन कौन से होते हैं तो पहला ध्यान रखना भैया, पहला होता है डी ऑक्सी रिबोज शर्करा, क्लियर। ये 5 कार्बन वाली होती है और इसको कहा जाता है पेंटोज। कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज शुगर होती है, क्लियर। दूसरा जो डीएनए के अंदर होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल, क्लियर, जिसका सूत्र आप सभी को पता होगा H3PO4, फास्फोरिक एसिड, क्लियर। और थर्ड जो होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस, या जिसको क्या बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं भैया ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। इनको 2 भागों में बांटा है, एक तो सिंगल रिंग वाले, एक डबल रिंग वाले। तो सिंगल रिंग वाले तो इसको अगर हम बोलें तो इसको ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ए जो है वो है प्यूरिन बेस, क्लियर। ये सिंगल रिंग वाले होते हैं कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, ये आप सभी को पता है, क्लियर। दूसरा जो होता है बी वाला अगर आप देखो तो वो है पिरिडीन बेस। कौन से, पिरिडीन बेस। तो पिरिडीन बेस के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट वर्मा जी, वासुरे जी, AGTC, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर। तो यहां ध्यान रखना, प्यूरिन बेस, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिडीन बेस, थाइमिन और साइटोसिन, ये सिंगल रिंग वाले या डबल रिंग वाले होते हैं, इसलिए इनको क्लासिफाइड कर दिया है। तो इस प्रकार ये डीएनए के अंदर 3 अणु होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर जो है एक
डीऑक्सीराइबोस का अणु, एक फास्फोरिक अम्ल का अणु और एक चारों में से इन कोई सा एक नाइट्रोजन बेस, जैसे ये एडिनिन है या ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन, इनमें से कोई एक निकलता है और क्या बनाता है, ये तीनों मिलके पहले क्या बनाते हैं भैया, तो पहले बनाते हैं ये कौन कौन से, तो जो नाइट्रोजन बेस है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, पहले बनाते हैं ये न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में ये फास्फोरिक एसिड जुड़ता है और क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। तो न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो होती है डीएनए की इकाई या यूनिट, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। अब यहां पर आपको ये जो डीएनए का अणु दिख रहा है, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल मतलब डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए नहीं होता है। क्लियर। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे ब्रेन ट्यूमर के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड का भी पाया जाता है, अपवाद है एक, आया ना समझ में। लेकिन जनरली जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है। ये दो स्ट्रैंड देखो आप, दो धागे हैं, आया ना समझ में। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको खोजा था किसने, तो आप सभी को पता होगा भैया, वॉटसन और क्रिक ने, आया ना समझ में। 5 प्रकार के डीएनए होते हैं, जिसमें से ये मॉडल दिया था ये डी डीएनए का था। क्लियर। 5 प्रकार के अलग अलग डीएनए होते हैं। इसमें अगर देखो तो ये जो हेलिक्स होती है, इस हेलिक्स के 2 हेलिक्स मतलब 2 चक्र के बीच में, 2 कुंडल के बीच में जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो 2 नाइट्रोजन बेस है, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, आया ना समझ में। 2 हेलिक्स के बीच की दूरी ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम और 2 नाइट्रोजन बेस के या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस चीज को ध्यान रखना। ये जो हेलिक्स होता है इसका पूरा का पूरा जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का? 20 एंगस्ट्रॉम का। लेकिन अगर आप इसकी त्रिज्या बोल दोगे तो त्रिज्या इसकी 10 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये अलग अलग होते हैं। क्लियर। इनमें जो जुड़े हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड से जुड़े हैं। ये न्यूक्लियोटाइड की क्या है? श्रृंखला है। क्लियर। इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही कहा जाता है डीएनए, आया ना समझ में। अगर डीएनए को अगर हम बोलें तो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, इसीलिए हम उसको पॉली मतलब असंख्य न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और किसकी संरचना करते हैं? डीएनए की संरचना करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी पढ़ा होगा। मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डोग्मा एक वर्ड यूज होता है, जिसमें पुराने डीएनए से अगर नया डीएनए बनता है तो उसको कहा जाता है डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, आया ना समझ में। दूसरा यहाँ ध्यान रखना कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये आपने, अच्छा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है जिसको बाल्टीमोर ने खोजा था। उन्होंने बताया था कि कुछ जो ब्रेन ट्यूमर या आपके जो कुछ वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। मतलब जो आरएनए होता है उससे वापस डीएनए बनने लग जाता है। वैसे ये एक दिशीय संचार होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कुछ स्थानों पर यह भी देखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से वापस प्रोटीन का निर्माण भी होता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ठीक है, ये डीएनए के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इंटरमोलेकुलर रेस्पिरेशन, अंतर आणविक श्वसन है। फटाफट बताओ भैया। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको इंट्रा करना, क्या बोलना है इसको? इंट्रा। तो यहाँ इंटर को हटा के इंट्रा बोलना, क्या? इंट्रा। और यहाँ अंतराण्विक, अंतराण्विक। फटाफट बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? हाँ बिल्कुल, हर्ष पाटीदार जी, प्रजापति जी, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो, काफी कुछ याद है आपको। बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए? प्रजापति जी ने बोला बी, हर्ष पाटीदार जी बी, राजपूत जी ए। बताते जाओ। हाँ, ठाकुर जी बी, खुशी जी बी, हिमांशु वर्मा जी बी, बगीश कुमार कन्नौजे जी बी। बताते जाओ भैया क्या क्या आपके आंसर हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अंतराण्विक श्वसन किसको कहते हैं? क्लियर।
फटाफट आंसर सेंड करो भैया। चलो ठीक है, आप अपना आंसर सेंड करते रहो, यह डिस्कस करते हैं। ये जो है अंतराण्विक श्वसन, फर्स्ट आंसर है ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी, फिर उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतराण्विक श्वसन होता है, इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए अंतराण्विक श्वसन जो है वो आप में से कई लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसके बारे में हम देखते भैया अंतराण्विक श्वसन क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा है कि श्वसन जो होता है, श्वसन मोस्टली दो प्रकार का होता है, क्लियर। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी और अनाक्सी, एरोबिक और एनएरोबिक, दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। मतलब अगर पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन क्रिया करता है, क्लियर, ऑक्सीजन अगर है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब श्वसन क्रिया में वो ऑक्सीजन गैस अगर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो इस श्वसन को कहा जाता है ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। दूसरा होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन के बिना होता है, मतलब ऐसे जीव जो कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्लियर। ऐसे श्वसन को कहा जाता है अनाक्सी श्वसन। तो जब भी क्वेश्चन आए कि श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों, तो दोनों आएगा, क्योंकि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन लेगा, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो दोनों स्थिति में श्वसन होता है। या अगर बोल दे कि निम्न में से एक स्थिति में श्वसन होगा, तो ऑक्सी और अनाक्सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में श्वसन होता है, लेकिन वो जीव पे डिपेंड करता है कि वो जीव किस प्रकार का है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, दोनों में होती है, बिल्कुल कन्नौजी दी, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर अगर हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया ये श्वसन होता कैसे है, क्लियर। तो श्वसन में पहला स्टेप मैंने आपको बताया है ग्लाइकोलिसिस, क्लियर। श्वसन जो होता है, श्वसन का कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर श्वसन की क्रिया होती है और क्या होता है, जो भी रासायनिक ऊर्जा है उसको काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब एटीपी एनर्जी में बदला जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज लिखा हुआ है, इस ग्लूकोज को ध्यान रखना। ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज में ये क्या है, ग्लूकोज रासायनिक ऊर्जा है, क्लियर। इस रासायनिक ऊर्जा में सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, क्लियर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया तो केवल कहाँ होती है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो भी होगा वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, क्लियर। मतलब जो पहला चरण होता है श्वसन का, वो ऑक्सीजीवी और अनाक्सीजीवी दोनों में सेम होता है। ऑक्सीजन की जरूरत दोनों में, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में नहीं होती है। तो अगर ऑक्सीजीवी की बात करें, कभी कभी वो पूछ लेता है ऑक्सीजीवी और अनाक्सीजीवी में कौन सी क्रिया सामान्य है, तो ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्लियर। बिना ऑक्सीजन के ही दोनों जीव, चाहे ऑक्सीजीवी हो चाहे अनाक्सीजीवी हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस सेम होता है। और ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना। पहला तो ग्लाइकोलिसिस, ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये ग्लाइकोलिसिस का परिभाषा यहीं से मिल जाता है कि ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के दो अणु का बनना, क्लियर। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होना ही ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहलाती है। और ये ऑक्सी और अनाक्सी दोनों जीवों में सेम होती है। ग्लाइकोलिसिस के लिए किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आया ना समझ में। साथ ही साथ ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है वो किस में होती है, तो वो होती है कोशिका द्रव में या साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। क्यों बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को खोजा था इन तीन वैज्ञानिकों ने, ई से एम्बडेन, एम से मेयरऑफ और पी से परनास। ये तीन लोगों के जो नाम है उनका आगे वाला अल्फाबेट लेके ये बना है ईएमपी पाथवे। ये ग्लाइकोलिसिस का ही नाम है।
आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ग्लाइकोलिसिस की परिभाषा भी कई बार पूछी है कि ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है, 4 आपको सेंटेंस दे देता है और बोलता है सही कथन को चुनो। क्लियर। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर पाइरुविक अम्ल बनने के बाद में अगर ऑक्सीजीवी है तो ऑक्सीजीवी के अंदर जो होगा तो उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्रेब्स चक्र चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा और लास्ट में जाने के बाद भैया ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ईटीएस चक्र के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। ये बिल्कुल घोट लेना, ये बहुत पूछता है। तो क्रेब्स चक्र, ईटीएस चक्र, ये सब बाद की क्रिया है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। फिर इधर अगर अनाक्सी श्वसन होता है तो पाइरुविक अम्ल बनने के बाद में उसका किण्वन शुरू हो जाता है, फॉर्मेंटेशन। और फॉर्मेंटेशन की परिभाषा आपको पता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना, यही क्या कहलाता है, किण्वन या फॉर्मेंटेशन। तो कुछ जीवों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जैसे हम है। क्लियर, अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे, क्लियर, और बहुत ज्यादा खाने के बाद आपके शरीर में थकान आती है, आप बिल्कुल मेंढक जैसे लेट जाते हो। क्यों? क्योंकि भैया बहुत ज्यादा खाने में उसको पचाने जितनी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर, साथ ही साथ एल्कोहल भी बनता है, और भी दूसरे अम्ल बनते हैं, लेकिन जनरली लैक्टिक एसिड और एल्कोहल बनता है। तो किण्वन से अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। आपने देखा होगा कि जनरली आप बहुत लंबी रनिंग करते हो तो कुछ दूर जाने के बाद आपके शरीर में थकान होती है। तो थकान क्यों होती है? कारण क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो बहुत जाता है, क्लियर, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इतनी जल्दी ऑक्सीजन भोजन को पचाने का काम नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी उसका फर्मेंटेशन शुरू कर देती है जो आपने खाया, और उससे क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड। तो कई बार जीके की एग्जाम में भी ये पूछा है कि क्या कारण है कि रनिंग करने के बाद थकान लगती है या रनिंग करते हुए आप थक जाते हो, तो उसका कारण है लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये ऑक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 पदार्थ लिखे हैं, इन पदार्थों को ध्यान रखना भैया। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 2 पदार्थ के बारे में मैंने लिखा है। एक लिखा है श्वसनीय पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, किधर गायब हो गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखना भैया, एक आपका जो होता है वो क्या है, तो एक है श्वसनीय पदार्थ के रूप में, एक आपका जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है इसके बारे में ध्यान रखना भैया। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है फैट, क्लियर। तो इन दोनों का अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट और, देखो श्वसनीय पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर 3 होते हैं, क्लियर। जैसे आप घर पे खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का सिलेंडर का उपयोग करते हो, कई लोग गांव में कंडे का उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, या फिर गोबर गैस का उपयोग करते हैं, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 3 ऐसे अवयव हैं, यौगिक है, जिनसे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा किसी दूसरे यौगिक या कंपाउंड से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो 3 ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं? तो वो यौगिक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये एनिमल में भी पूछा जाता है, कई बार जीके के नॉलेज में पूछा जाता है, जीका का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पदार्थ से ऊर्जा मिलती है, किससे नहीं मिलती। तो ये पता होना चाहिए भी, हम इंसान है, डेली ऊर्जा कंजप्शन करते हैं, तो किससे मिलती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। अगर हमारी बॉडी में श्वसन के रूप में, अगर ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल अगर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पच रहा है, उससे एनर्जी मिल रही, या फिर वसा से एनर्जी मिल रही है, तब हम ऐसे श्वसन को कहेंगे प्लावी श्वसन। क्या बोलेंगे, प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब श्वसनीय पदार्थ क्या हो, जब श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या वसा हो, तब हम इसको कहेंगे प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर श्वसनीय पदार्थ प्रोटीन है, तो प्रोटीन अगर है तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या जीव द्रव्य श्वसन।
इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ही हमारी शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे पहले उसको बॉडी लेती है, ले लिया, खत्म हो गया। अगर आप उपवास कर लो महीने भर का तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी आपके अंदर से एनर्जी लेगी कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा आएगा बचा हुआ वसा, फैट लेगी, फैट को पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। जब फैट भी खत्म होने वाली हो जाएगी, ऐसी स्थिति में लास्ट में उसके पास ऑप्शन बनता है प्रोटीन को एज ए फ्यूल यूज करना। और जैसे ही प्रोटीन को यूज करने लग जाती है तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के अंदर मुख्य अवयव प्रोटीन ही है। अगर शरीर प्रोटीन को खा के पचाने लग जाएगा, उससे एनर्जी लेने लग जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म मर जाएगा और हम भी निकल जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये 3 श्वसनीय पदार्थ हैं, इसके अलावा किसी दूसरे से एनर्जी नहीं मिलती। आप सभी को पता है सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वसा से या फैट से। 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा। फिर दूसरा प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा वसा से। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.25 गुना 2.25 टाइम मोर एनर्जी प्रोड्यूस कौन, फैट या वसा। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक का आप अगर देखो तो आपको रिएक्शन भी मिल जाएगा। अगर ऑक्सीश्वसन की बात करते हैं तो ऑक्सीश्वसन में यहाँ पर आपका जो श्वसनीय पदार्थ है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ध्यान रखना भैया। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 6 ऑक्सीजन के अणु लगेंगे, तब जाके ये फुली कंप्लीटली इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, 6 पानी के बनेंगे और 38 एटीपी एनर्जी बनती है। कितनी? 38 एटीपी ऊर्जा। क्लियर? किससे? वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 38 एटीपी ऊर्जा बनती है या 686 686 किलो कैलोरी। कई लोग बोलेंगे सर कुछ बुक्स में 672 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। क्लियर? ध्यान रखना। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, अच्छा एटीपी तो जानते हो ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके निर्माण के लिए फास्फोरस बहुत जरूरी है। पौधों के कार्य में आपने पढ़ा था फास्फोरस का कार्य एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा की कुंजी, एनर्जी ऑफ की। क्लियर? वो फास्फोरस है, वो हटा दो आप, वो तो उधर आपने पढ़ा है फसल उत्पादन में, किसका? फास्फोरस के कार्य में। दूसरा अगर देखते हैं तो अनाक्सीश्वसन। अनाक्सीश्वसन की जब बात करते हैं तो यहाँ ग्लूकोज के एक अणु के लिए ऑक्सीजन नहीं लग रहा है भैया, ये अनाक्सीश्वसन है। क्लियर? यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगेगा और 2 एथिल एल्कोहल के अणु बनते हैं, साथ ही साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा। तो ये एक प्रकार का किण्वन या फर्मेंटेशन भी होता है, अनाक्सीश्वसन। तो ध्यान रखना, ये काफी कुछ चीजें आप लोगों ने देखी पढ़ी है। हाँ, साहू जी बोल रहे हैं 9.8 भूल जाओ भैया, 9.3 कितना? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। आया ना समझ में? ध्यान रखना 9.8 नहीं होता है। हाँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। कंफ्यूजन क्लियर हो जाना बड़ी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये मैं आज आपके लिए एक मैथ्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैंने आपको बोला था कि भैया आप लोग जो है ना बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठना, मैं कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन भी उसमें डाल सकता हूँ। तो ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इफ 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ जीपी आर ए B and C respectively, then the relation between A, B and C is। यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 7वां और 10वां पद क्रमशः A, B और C है, तब यहां पर गड़बड़ है, तो मैं लिख देता हूं भैया A, B और C में संबंध होगा। क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, आप फटाफट बताओ भैया, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से संबंध या रिलेशन। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्लियर? एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम। लो ठीक, अब हम निकालते हैं। क्लियर? देखो, जब भी जीपी या जियोमेट्रिक सीरीज का जब भी क्वेश्चन आता है, मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का जब भी क्वेश्चन आता है, तो आप सभी को पता है भैया इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन होता है कि किसी निश्चित राशि का गुणा करके या निश्चित राशि का भाग देकर जो सीरीज बनाई जाती है, या सीधा आप बोल सकते हो कि किसी निश्चित राशि या निश्चित संख्या का गुणा करके जो श्रेणी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं या जियोमेट्रिक सीरीज कहा जाता है। ज्यामिति
श्रेणी भी इसको कहते हैं। अगर वो कभी कभी कंफ्यूज करेगा तो गुणोत्तर की जगह ज्यामिति लिख देगा, फिर क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणोत्तर श्रेणी को ही ज्यामिति श्रेणी भी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब भी अगर गुणोत्तर श्रेणी का ऐसा सवाल आए तो वैसे इसकी एक और मेथड है, लेकिन वो कहाँ लंबे जाओगे आप, तो इसलिए बेटर यह है कि मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आप रेशो देख लेना। क्लियर। जो यहाँ पद दिए हैं उन पदों का क्या देखना है आपको, रेशो कि बराबर डिस्टेंस पे जो पद होते हैं उनमें हमेशा जो संबंध होता है, तो जो बीच वाला पद होता है उसका जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो उसके आगे और पीछे वाले पद के जो बराबर दूरी के हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। क्लियर। देखो आपको 4th टर्म दी है, 7th टर्म दी है और 10th टर्म दी है। क्लियर। तीन संख्याएं दी है। क्लियर। 4th तो बोला ए, 7th बी और सी। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो भैया, चौथे के बाद 5वां, छठा और 7वां, 2 पद छोड़ के 7वां आया है, फिर 7वें के बाद 2 पद छोड़कर कौन सा आया, 10वां। तो जब भी बराबर डिस्टेंस दे, बराबर डिस्टेंस समझते हो, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के पदों के बीच में बराबर अगर गैप हो, अगर मैं बोल दूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्लियर। देखो अभी बता दूंगा, ये जो बीच वाला पद होता है ये इसका जो वर्ग होता है वो हमेशा आगे और पीछे वाले जो बराबर डिस्टेंस के जो पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा ये भी ध्यान रखना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे पहली टर्म आपको दी ए, सेकंड टर्म आपको दी है वो है बी और थर्ड टर्म आपको दी है सी। यहां पर भी अगर देखो तो डिस्टेंस बराबर है बराबर डिस्टेंस, गैप बराबर है। तो अगर गैप बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी वही होगा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। क्लियर। बीच वाले पद का वर्ग हमेशा बराबर दूरी के दोनों साइड के, लेफ्ट राइट के बराबर डिस्टेंस के जो दोनों पद होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो जिनका करेक्ट आंसर नहीं है वो भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने आज एक नई चीज सीख ली है। ये क्या है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी की जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसके जो गुण होते हैं उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आप ध्यान रखना जब भी। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कोई सा भी, जैसे आपको बोल दिया थर्ड, तीसरा पद। क्लियर। फिर आप इसमें 3 जोड़ो तो 3 और 3 6। क्लियर। 7th और फिर इसमें 3 जोड़ो तो 9th। क्लियर। अब यहां पर भी 3 का गैप है। क्लियर। 3 में बराबर गैप है ना, तो बराबर गैप अगर रहेगी, अगर मैं इनको ए बी और सी अगर बोल दूंगा तो यहां पर भी वही आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। आया ना समझ में। जब भी बराबर गैप होती है पदों के बीच में तो डायरेक्ट आप बिना सोचे समझे, क्लियर, गुणोत्तर श्रेणी में, यहां समांतर की बात नहीं कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं अरिथमेटिक सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं जियोमेट्रिक सीरीज की। तो ये चीज ध्यान रखना, बराबर डिस्टेंस अगर दोनों साइड के पद में हो तो बीच वाला पद का जो वर्ग होता है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड के बराबर डिस्टेंस के जो पद होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो बीच के पद का वर्ग बी स्क्वायर, ये आपका 7वां टर्म है। क्लियर। कौन सी, 7वां। क्लियर। और ये आपका चौथा और ये आपका 10वां। क्लियर। तो बराबर डिस्टेंस के जो पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। इस चीज को ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी अगर इसको ऐसा घुमा के दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला संबंध भी बराबर रहेगा। जैसे बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी लिखा है। क्लियर। अगर वो चाहे तो उसको ऐसे लिख देगा, बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, ये भी करेक्ट है। कारण इधर का जो वर्ग है वो इधर आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट या वर्गमूल हो जाता है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए इंटू सी की पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब जो होता है, ये जो अंडर रूट है इसका मतलब होता है घात 1/2, पावर कितना, 1/2। तो ये तीनों करेक्ट है।
क्लियर, समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP is 2 and the common difference is 4. The sum of its 40 term will be। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 4 है, तब उसके 40 पदों का योग होगा। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना भैया। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास पेन कॉपी है, फटाफट करो। बिल्कुल, हर्ष पाटीदार जी को तो क्लियर हो गया। आप में से कई लोग बोलोगे सर फार्मूला भूल गए हम, समांतर श्रेणी का जो योगफल का सम का जो फार्मूला होता है वही भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं फार्मूला भी दे दूंगा आपको। हाँ, वासुरी जी ये बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, राजपूत जी बी, हर्ष पाटीदार जी एस वाला कहाँ है आंसर? शुभम प्रजापति जी बोल रहे हैं बी। चलो मैं फार्मूला देता हूँ, उसके बाद तो आप कर सकते हो सॉल्व। क्लियर, तो इसका जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। क्लियर, अब आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हर्ष पाटीदार जी वो तो पद निकालने का फार्मूला आप बता रहे हो। क्लियर, a प्लस n-1 इंटू डी, वो समांतर श्रेणी के किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालने का फार्मूला, ये है उसके योगफल का फार्मूला। क्लियर, सम का। बताओ, साहू जी ने बोला है सी। चलो ठीक, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करते जाओ मेरे साथ। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला है प्रथम पद, तो प्रथम पद हम लिख लेते हैं भैया। प्रथम पद को ये बोलते हैं 2, लिख लिया। फिर नेक्स्ट सारवंतर, सारवंतर बोलो, पदांतर बोलो या कॉमन रेशो। क्लियर, तो कॉमन रेशो कितना है इसको d से बताते हैं, तो यहाँ d वाला वैल्यू आपका है 4। क्लियर, कितना है 4, और पदों की संख्या आपको बोला है n, तो n कितना है वो है 40, पदों की संख्या है 40। बस ये जो वैल्यू है इसको आपको यहाँ रखना है, कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या किया, 40 पद है बटा 2, ये वैल्यू सभी को समझ में आ गई। बस ये वैल्यू आपको यहाँ फार्मूले में रखना है। क्लियर, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो रख दिया 2 प्लस n कितना है वही पदों की संख्या कितनी 40 या 40 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है आपको 4, तो आप 4 को लिख दो यहाँ पर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका डिवाइड होने पे कितना आ गया, ये हो गया 20। क्लियर, 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 दूनी 4। क्लियर, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 40 में से 1 गया तो कितना 39, 39 गुणा 4। क्लियर, अब जगह नहीं बची है तो जगह बनाते हैं हम। क्लियर, यहाँ पर देखते हैं हम। क्लियर, इधर करते हैं। अब आपका जो 20 है, क्लियर, ये 20 प्लस, अब कई लोग जो है ये 4 को पहले प्लस कर देंगे 39 में, लेकिन ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। आपने अगर बोर्डमास पढ़ा है, क्या होता है बोर्डमास, तो बोर्डमास होता है का करी के पुनि भाग कर फिर लेउ गुण सुजान ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। क्लियर, तो ये होता है, क्या होता है बोर्डमास। ये हमको 4वीं 5वीं में हमारे टीचर ने सिखाया था। क्लियर, आज भी वो टीचर को नमस्कार, जहाँ पर भी या तो मेरे को देख रहे नहीं देख रहे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा मैथ्स मुझे भी पढ़ाया है, वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो बोर्ड मास ध्यान रखना, एक बार फिर बोलता हूँ, अगर आप आने वाली जनरेशन को सिखा सको तो सिखा देना। क्लियर, का करी के पुनि भाग कर फिर ले गुण सुजान ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। क्लियर, का करने से पहले क्या करो, भाग दे दो, तो भाग तो है नहीं, का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। क्लियर, तो यहाँ भाग तो कहीं से कहीं तक है नहीं, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको गुणा करना है। तो यहाँ से वहां तक देखो गुणा कहाँ आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर। क्लियर, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये गुणा है, ये मल्टीप्लाई है। क्लियर, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं भैया, तो ये तो 4 वैसा का वैसा आएगा, प्लस 9 चौक 36 का 6, ये 3 आ गया, फिर 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, ये आपका हो गया। अब ये 20 इंटू कितना हो जाएगा 160,
अब ये आप 2 जीरो हैं तो 2 जीरो पहले ही लगा दो, 16 दूना 32, ये आपका आ गया 3200। तो जिसका भी है 3200 आंसर वो करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोगों ने सॉल्व करके भी देख लिया इसको। क्लियर? एक बार फिर बोलता हूं, आप सीख सको तो सीख लेना। का करी के पुनि भाग कर फिर ले गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। बिल्कुल ये बोर्ड मास आप सभी जो है वो बिल्कुल पढ़ लेना। बिल्कुल वासुरेज, बिल्कुल करेक्ट। हाँ बिल्कुल आपको भी याद ही है। जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। ऐसे ही महीनों का भी होता है, मंथ का भी होता है, हमको भी सिखाया था वही 4वीं 5वीं में हमारे टीचर ने सिखाया था। सी अप जू 29 के बाकी के 31, फरवरी 28 की चौथे सन 29। क्या बोला? सी अप जू 29 के बाकी के 31, फरवरी 28 की चौथे सन 29। तो ध्यान रखना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, आप आगे बढ़ाते रहो बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डिजो कैस्टेटर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड एज। बर्डिजो कैस्टेटर एक यंत्र है जो काम आता है। फटाफट आपके आंसर दो। कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया ए। वर्मा जी ने भी ये बोला, ठाकुर जी ए। फटाफट देते जाओ भैया आंसर। ये मैथ्स का नहीं है, नहीं तो आप फिर मैथ्स में उलझ जाओ, बोले सर मैथ्स का है क्या? नहीं है। क्लियर? ठाकुर जी ए, पाटीदार जी ए, राजपूत जी ए, वासुरे जी ए। हाँ देते जाओ भैया। कृष्णा निंगवाल जी ए। किसी भी फील्ड की तैयारी में बहुत अच्छे से करवा दूंगा, बस है कि आप जुड़े रहो बिल्कुल, जो है पढ़ाई में एकदम सिंसियर रहो और बाकी लोगों को भी आप जोड़ने की कोशिश करो ताकि हर व्यक्ति को नॉलेज मिले। पाटिल जी ए। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ तो बर्डिजो कैस्टेटर एक यंत्र है जो काम आता है। क्लियर? आप में से अधिकतर लोगों ने बिल्कुल आंख बंद करके ये वाला दिया है आंसर, तो मैं भी उसको गलत नहीं कर सकता भैया। आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उसको, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? कैस्ट्रेशन, बधियाकरण। बधियाकरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बर्डिजो कैस्टेटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ये इंसेमिनेशन है, ये बुआई करने मतलब ये गाय को गर्भित करने के लिए उपयोग होता है। फिर ट्रैकिंग या चिन्हित करने के लिए आप सभी को पता है भैया। क्लियर? और उपरोक्त सभी, तो ये दो तो नहीं आएंगे और उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। जब दो नहीं आएंगे तो बचा हुआ है आपका कैस्ट्रेशन, यही आंसर है। प्रदीप सिंह जी बिल्कुल करेक्ट, ए वाला आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, ये है बर्डिजो कैस्टेटर यंत्र। आप लोगों ने देखा होगा बर्डिजो कैस्टेटर यंत्र, कुछ लोगों ने देखा होगा 12th में, अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको दिखाया हो तो देखा होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ यंत्र होता है। कई बार ये पूछा आता है बर्डिजो कैस्टेटर किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें कभी भी जंग नहीं लगती, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टेस्टिस होते हैं, नर पशु के जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस या वृषण कोष के अंदर जो रक्त पहुंचाने वाली जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। क्लियर? इन वृषण दो होते हैं, आप सभी को पता है, नर पशु के अंदर, और इन्हीं में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ नर जनन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको एंड्रोजन कहा जाता है, वो नर जनन हार्मोन भी टेस्टिस या वृषण से ही स्त्रावित होता है। मैंने बताया था आपको पुराने लेक्चर में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पर अगर हम देखें तो ये कैसी ग्रंथि है भैया? तो टेस्टिस जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर जो ब्लड आता है इसमें शरीर से, किससे? स्पर्मेटिक कॉर्ड से, एक प्रकार की वेन्स आप समझ लो। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ये जो आप इसको सामान्य भाषा में चिमटा बोल सकते हो या फिर बर्डिजो कैस्टेटर बोल सकते हो। तो इसके मुंह पे इनको फंसा कर क्या किया जाता है? इसको दबाया जाता है, जिससे स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो दब जाती है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड टूट जाती है, जिससे वृषण में रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो वृषण है ये धीरे धीरे सूख जाएंगे और शुक्राणुओं का निर्माण भी बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी हार्मोन स्त्रावित होना है वो भी नष्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर? इस प्रकार ये पूरा वृषण को सूख जाता है। इसी को कहा जाता है बधियाकरण। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि बधियाकरण में कौन से अंग को तोड़ा जाता है? तो वो ध्यान रखना, वो
बैडिजो कैस्टेटर यंत्र का उपयोग करके जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है इसको दबाया जाता है, जिससे ये टूट जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन जो टेस्टिस है वहां बंद हो जाता है, जिससे कि वो सूख जाते हैं, शुक्राणु का निर्माण होना बंद हो जाता है। बधियाकरण की उचित उम्र, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बधियाकरण की सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है, बधियाकरण के लिए सबसे अच्छी उम्र होती है 3 से 6 माह। क्लियर? तो 3 माह से 6 माह, तो इसको अगर आप वीक या सप्ताह में का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना 3 महीने, 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 तिरी 12, 12 से अगर 6 चौक 24, 24 सप्ताह। क्लियर? इतने वीक या सप्ताह के बीच में बधियाकरण करना अच्छा माना जाता है। कभी कभी वो ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और यहाँ दे देते हैं 16 से 20 वीक या सप्ताह, ये भी करेक्ट आंसर होता है। देखो 12 से 24 के बीच में ही आ रहा है, आया ना समझ में? इस मतलब 3 से 6 माह को वो 4 से 5 माह बोल देता है, आया ना समझ में? तो भी करेक्ट आंसर होता है। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने आंसर पे कायम रहना, उसके बीच का आंसर जो आता है वो आपको लगाना है। फिर एक होता है नसबंदी, जिसको कहा जाता है वेसेक्टोमाइजेशन। तो नसबंदी या वेसेक्टोमाइजेशन क्या होता है? तो वेसेक्टोमाइजेशन में क्या किया जाता है? वेसेक्टोमाइजेशन में जो शुक्राणु ले जाने वाली जो शुक्रवाहक नलिका होती है, क्लियर, उसको धागे से या फिर वहीं के वहीं उसको फोल्ड करके गठान बांध देते हैं, जिससे वृषण कोश से जाने वाले शुक्राणु जो है वो बाहर नहीं पहुंच पाते। क्लियर? वीर्य में नहीं मिल पाते या सीमन में नहीं मिल पाते, जिससे कि क्या होता है? तो यहां पर जो नर पशु होता है उससे सीमन या वीर्य तो निकलता है, लेकिन उस वीर्य के अंदर क्या नहीं होते? शुक्राणु या स्पर्म नहीं होते। तो ऐसा जो सांड होता है जिसको केवल झुंड के अंदर जो हीट पीरियड में आने वाली गाय की पहचान के लिए रखा जाता है, वो होता है टीचर सांड। और टीचर सांड का उपयोग केवल क्या करते हैं? झुंड में जो हीट पीरियड में या गर्म गाय की पहचान के लिए केवल किया जाता है। इससे कोई भी गाय गर्भित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनसे जो वीर्य प्राप्त होता है उसमें शुक्राणु नहीं होते। ये नसबंदी द्वारा तैयार किया जाता है टीचर सांड, इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो कल्लिंग एक पशुपालन से संबंधित एक क्रिया होती है, कल्लिंग। तो कल्लिंग को भी ध्यान रखना, कल्लिंग क्या होता है, ये कई बार पूछा है। तो कल्लिंग जो होता है, इसमें जो बांझ पशु होते हैं या ड्राई एनिमल्स जो होते हैं, जो सूख जाते हैं, मतलब जिनमें प्रजनन क्षमता या तो खत्म हो जाती है या फिर किसी जेनेटिकली प्रॉब्लम के कारण वो जनन योग्य नहीं हो पाते, तो ऐसे पशुओं को झुंड से छांटना ही क्या कहलाता है? कल्लिंग कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना। और लगभग जनरली जो होती है पशुओं में 2 से 3% तक कल्लिंग होता है। फिर नेक्स्ट आता है भार की गणना। तो ये डेयरी फार्म पर या पशुओं को जहां पाला जाता है वहां महत्वपूर्ण की जाने वाली क्रिया है। मतलब पशुओं का भार लेना। क्यों लेना? तो आप सभी को पता है कि भैया पशुओं का भार इसलिए लिया जाता है ताकि उनको आइडियल राशन मिले। क्या मिले? आइडियल या आदर्श राशन मिले। आदर्श राशन क्या होता है? तो आइडियल राशन होता है ऐसा राशन जो पशुओं को उनको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, मतलब उनके शरीर के वजन के अनुसार जो राशन दिया जाता है उसी को आइडियल राशन या आदर्श राशन कहते हैं। आइडियल राशन हमेशा बैलेंस राशन होता है या संतुलित राशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो भार की गणना, तो भार की गणना ये ध्यान रखना भैया प्रति माह, ये कई बार पूछा जाता है कि पशुओं के भार की गणना की जाती है, तो हर महीने करना है। 1 तारीख आप फिक्स कर लो कि 30 तारीख को तो पूरे डेयरी फार्म पे जितने भी 40-50 पशु हैं सब की क्या करो, यहाँ से वहां तक सबको क्या करो, सबका बॉडी वेट करो, वजन तोलो। क्लियर? तो हर महीने की जाने वाली ये क्रिया होती है, इस चीज को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा है कि बॉडी वेट लेना चाहिए तो 1 माह में, 1 माह मतलब प्रति माह, हर महीने आपको हर पशु का क्या करना है, बॉडी वेट या शरीर का वजन लेना है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग क्या होता है? तो डी हॉर्निंग होता है सींगों को हटाना, रिमूव द हॉर्न ऑफ एनिमल्स। पशुओं के सींगों को हटाना। क्यों हटाते हैं? मजा आता है क्या? नहीं, ताकि पशु लड़े नहीं आपस में। किसी के छोटे बड़े सींग होते हैं तो आपस में वो हीन भावना रखते हैं, जिसके बड़े सींग होते हैं, नुकीले सींग होते हैं, वो दूसरे पशुओं को डराता है। इसलिए पूरे के पूरे झुंड में क्या कर दो आप, डीहॉर्निंग कर दो, सबके सींग गायब कर दो, सब बराबर। आया ना समझ में? फिर कोई किसी को नहीं डराएगा।
ध्यान रखना। तो डी हॉर्निंग जो की जाती है इसके लिए बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली है वो कौन सी है, वो है केमिकल डी हॉर्निंग, मीन्स रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में कास्टिक छड़ का उपयोग करते हैं। कास्टिक छड़ विधि से क्या करते हैं, सिंग रोधन किया जाता है। मतलब इस प्रकार का रेजमाल जैसा एक आपका कास्टिक पोटाश की बनी हुई छड़ होती है, उस छड़ को जहां बटन नुमा जो सींग निकलता है उस जगहों पर रगड़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं और अंदर जो सींग की वृद्धि करने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, विभाज्य उत्तक होते हैं, उसको भी पूरा घिस डालते हैं। हल्का सा खून आने लगता है, उसके बाद आप बंद कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ वही कर रहा है, क्लियर। और इसके लिए जो बेस्ट उम्र होती है वो भी ध्यान रखना 15 से 21 दिन, क्लियर। कभी कभी जो है वो इसको 20 दिन लिख देता है, तो ये भी करेक्ट आंसर होता है। या फिर सप्ताह में अगर बोले तो 2 से 3 सप्ताह, क्लियर। ये क्या होता है, ये डी हॉर्निंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। मतलब पशु जब छोटा होता है तभी आपको क्या करना है, डी हॉर्निंग की क्रिया करना है। बड़े होने पे तो भैया फिर आपको वही दराती विधि या दूसरी विधियों या बैंड, रबर बैंड विधि, उनका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन तब तक सींग निकल आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल वासुरे जी, क्या बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आज का जो है वो है ये, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना व्हाइल कलेक्टिंग सीमन इज। वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का तापमान रखते हैं। तो फटाफट बताओ भैया क्या आंसर होने चाहिए आपके। आंसर के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले भैया, साथ ही साथ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने मित्रों को भी शेयर करो और खुद के स्टेटस पे भी लगाओ। बताते जाओ भैया आपके आंसर फटाफट। हाँ नीलेश वास्किल जी ने बोला है बी। क्या बात है, बिल्कुल जो है आप में से हर किसी का एक ही आंसर है और वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हर किसी का आंसर करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखना भैया, कृत्रिम योनि का जो टेम्परेचर रखा जाता है जब नर पशु से वीर्य एकत्रीकरण करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका जो टेम्परेचर रखा जाता है वो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। लेकिन इधर जो पीछे यूनिट होती है इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी वो पीछे एफ लिख देता है, तो फिर आपको तो रेंज याद रहती है 41 से 45, वो पीछे ध्यान नहीं रखते एफ को, आया ना समझ में। तो सी को याद रखना सेंटीग्रेड, आया ना समझ में। तो 41 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर इसको फिक्स आंसर देगा तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड देगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ये अगर आप देखो तो ये है कृत्रिम योनि या आर्टिफिशियल वेजाइना, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कृत्रिम योनि या आर्टिफिशियल वेजाइना के 4 भाग होते हैं। 4 भाग अलग अलग ध्यान रखना है भैया। ये जो होता है बाह्य सिलेंडर होता है, जो कि एक ठोस प्लास्टिक का बना होता है या फिर मेटल का भी बना हो सकता है। ये बाहरी सिलेंडर होता है। इसी के अंदर जो होता है एक होता है लेटेक्स लाइनर। लेटेक्स लाइनर क्या होता है भैया, तो ये अगर देखो तो ये भी लेटेक्स लाइनर है और ये भी लेटेक्स लाइनर है, आया ना समझ में। इसी को आपने सॉरी, ये शेप ये और ये दोनों सेम है, क्लियर। आप इसको खड़ा करके बताया ये आड़ा है, आया ना समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये और ये दोनों सेम है, क्लियर। ये ठोस होता है, क्लियर, ठोस प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है। इसमें एक साइड से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छेद होता है, जिसको कि एक स्क्रू के द्वारा बंद रखा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये अंदर जो है लेटेक्स लाइनर, क्लियर। ये भी कैसा होता है भैया, लेटेक्स लाइनर होता है, क्लियर। ये फुटबॉल के अंदर जो लाइनर होता है अंदर ट्यूब होता है, बस उसी टाइप का ये ट्यूब होता है, क्लियर। इस ट्यूब को क्या करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं और दोनों साइड से इसको फोल्ड करके चढ़ा दिया जाता है इसके सिरे। फिर ये होती है, ये है कीप फनल। इस फनल को या कीप को इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जो होता है लास्ट होता है वो है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ जोड़ दिया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब का जो आयतन होता है वो जनरली 10 सीसी होता है। तो 4 पार्ट होते हैं किसके, आर्टिफिशियल
वेजाइना के। इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि कृत्रिम योनि के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। और कृत्रिम योनि जब नर पशु से वीर्य एकत्रित करते हैं उस समय कृत्रिम योनि को सीधे हाथ में पकड़ा जाता है। किस हाथ में? सीधे राइट हैंड में पकड़ा जाता है। साथ ही साथ कृत्रिम योनि जमीन से, जहां पर आप खड़े रहते हो उस जमीन से 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे आपको पकड़ के रखना होता है। ये क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कृत्रिम योनि से संबंधित नहीं है। जब गाय के जनन अंग में वीर्य डाला जाता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कृत्रिम गर्भाधान में जब वीर्य डाला जाता है तो गाय का जो जनन अंग होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा, उस ग्रीवा या सर्विक्स के मध्य भाग में छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है? तो रेक्टोवेजाइनल मेथड, गुदा योनि विधि जो होती है रेक्टोवेजाइनल मेथड, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या वीर्य गाय के जनन अंग तक पहुंचाने की सबसे बेस्ट मेथड होती है। तो इस चीजों को ध्यान रखना। ये काफी कुछ चीजें हमने यहाँ डिस्कस की है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है, किस अवस्था में धान की फसल लवणता एवं क्षारीयता के प्रति संवेदनशील होती है? फटाफट बताओ भैया, आपके आंसर आने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, स्टेज ऑफ राइस क्रॉप सेंसिटिव टू सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इज। क्लियर? कौन सी अवस्था में धान की फसल लवणीय और क्षारीयता के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है। मतलब इस अवस्था में लवणीय या क्षारीयता का प्रभाव धान की फसल पर सबसे ज्यादा होता है। हाँ, तो ये हर्ष पाटीदार जी बिल्कुल सी वाला आंसर दिया इन्होंने, राजपूत जी ने ए वाला आंसर दिया है। मैं बार बार बोलता हूं कि पढ़ाई को बिल्कुल आनंद लेके पढ़ो, एंजॉय। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोड लेके लेटे हैं और आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है दे रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं। मजा आना चाहिए आपको भी मुझे भी। रवि कुमार जी सी। जितना आनंद लोगे ना चीज़ें उतनी जल्दी समझ में आती है। क्या कारण है कि 3 घंटे का मूवी हमको रट जाता है लेकिन 3 घंटे की क्लास बिल्कुल याद नहीं रहती। वही अंतर एक ही है, मूवी के अंदर हम इंजॉय करते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन लेक्चर में क्या करते हैं? हाँ, उबासी मारते हैं। जितना आनंद लोगे उतना मजा आएगा। पढ़ाई एक ऐसा ही चीज है। चलो ठीक है, आपके आंसर सेंड करते रहो। तो यहाँ पर जो है भैया सीडलिंग, क्लियर, जब 3 से 4 पत्ती का जब पौधा होता है धान का, तब भी इस पर जो साल्ट या जिसको हम बोल सकते हैं सैलिनिटी और एल्कलिनिटी होता है, मीन्स लवणीयता और क्षारीयता, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जो फ्लावरिंग स्टेज होता है, जब पुष्पन होता है फ्लावरिंग, उस स्टेज में भी ये लवणीयता और क्षारीयता धान को सबसे ज़्यादा इफेक्ट या प्रभावित करती है। तो यहाँ पर वैसे अगर अलग अलग आंसर होते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता सीडलिंग, लेकिन चूंकि कंबाइन है तो यहाँ पर ये दोनों आंसर आपके रहेंगे, ये करेक्ट रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये धान के अंदर पूछा जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी ब्रीड गिव्स सुपीरियर कारपेट ऊन? क्लियर, निम्न में से कौन सी नस्ल उच्च गुणवत्ता का कालीन ऊन देती है? बताओ भैया, कौन सी भेड़ से मिलता है अच्छी क्वालिटी का कालीन या कारपेट ऊन? आप बोलोगे सर बीकानेरी, तो बीकानेरी तो है ही नहीं ऑप्शन में भैया, जो है उसमें से बताना है आपको। हर्ष पाटीदार जी बोल रहे ए, राजपूत जी बोल रहे ए, आकाश सोनी जी बोल रहे सी, हाँ चोकला, पाटिल जी ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया, हिमांशु वर्मा जी ए। सब लोगों ने बिल्कुल छा गए। आप सभी लोगों ने एक ही आंसर दिया है, चोकला, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, चोकला जो भेड़ है इससे अच्छी क्वालिटी का कारपेट ऊन मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफसेट रॉड की लंबाई होती है, क्लियर,
ऑफसेट रॉड जो होती है इसकी लंबाई क्या होती है। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा जो है आपका समय कम लूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताओ भैया ऑफसेट रॉड की लंबाई क्या होती है। प्रजापति जी बोल रहे हैं 4 मीटर। बताते जाओ। पाटिल जी बोल रहे हैं ए। हर्ष पाटीदार जी 1 मीटर। ठाकुर जी ए, राजपूत जी ए। चलो आपके आंसर सेंड करते रहो। वर्मा जी बोल रहे हैं सी। चलो ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया ऑफसेट रॉड जो होती है, ऑफसेट रॉड की लंबाई बिल्कुल आप में से कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है 4 मीटर। वैसे इसकी लंबाई 4 से 8 मीटर तक होती है, लेकिन जनरली जो उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 4 मीटर का। तो चूंकि अलग अलग आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 4 मीटर या 4 मीटर। रेंजिंग रॉड अलग है। रेंजिंग रॉड की लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। ये ऑफसेट रॉड जो होती है ये लंब डालने के लिए भी उपयोग होती है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी झाड़ी नुमा जगह होती है तो चेन को एक जगह से दूसरी जगह खींचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 मीटर या 4 मीटर। ठीक, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी आप जहां पर चैट सेक्शन में टाइप कर रहे हो वहीं आपको जय हिंद लिखना है। क्या लिखना है? जय हिंद। फिर हम 1 मिनट के बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल पाटीदार जी, आपने जो बोला है बिल्कुल टेक्सोनॉमी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो फटाफट करो, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल फिर उसी समय। ठीक, मिलते हैं कल फिर इसी समय। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, यूं ही खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, साथ ही साथ पढ़ाई का भी आनंद लेते रहो। जय हिंद, शुभ रात्रि।